नमस्कार। आज हम जब आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक एक न्यूज़ आई है जिसमें हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है वो यूके को पछाड़ती हुई पूरी दुनिया में 5वें स्थान पे आई है। और ये सब देशवासी इस ऐतिहासिक समय के लिए इनको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये एक ऐतिहासिक समय है क्योंकि 75 साल पहले जो लोग हम पे रूल करते थे जैसे ब्रिटेन, आज हम उनसे आगे निकल गए हैं। लगभग 3.5 ट्रिलियन इकॉनमी हम बन चुके हैं जब हम नॉमिनल जीडीपी बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं बात करूं 1991 की तो वी यूज़ टू बी एट 17th पोजीशन और 2012 के आसपास हम सिर्फ 11 पोजीशन पे थे। बट आज की डेट में हम नॉमिनल जीडीपी टर्म की बात करें तो हम 5th पोजीशन पे हैं। और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे तो हम दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी हैं। और मुझे ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि काफ़ी सारे जो हमारे टॉप इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या हमारे टॉप इकोनॉमिस्ट हैं, आईएफएम है, वर्ल्ड बैंक है, एसबीआई है, आरबीआई है, उन सब ने इंडिया के बारे में बड़ी पॉजिटिव फोरकास्ट दिया है इकॉनमी को लेके। एंड सब लोग ये मानते हैं कि बाई 2028 to 30 इंडिया विल बिकम 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी ऑन नॉमिनल बेसिस। दैट मीन्स कि इन 7-8 सालों में हमें एक लंबा सफ़र तय करना है और हमें जर्मनी और जापान जैसी अर्थव्यवस्थाओं से आगे निकलना है। अब जब हम इसमें देखते हैं कि मेन रीज़न क्या रहे होंगे, कैसे इंडिया ने ये सब अचीव किया है, तो मैं आपको बता दूं कि इवन कोविड भी जब था, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी इन द वर्ल्ड था। जब हम एनालाइज कर रहे थे लास्ट 3 ईयर्स डाटा, जो हमारी एवरेज ग्रोथ रेट थी वो स्टिल इट इज़ फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। और आज जब हमारे Q1 2022 के रिजल्ट्स आए हैं, हम देखते हैं कि इंडिया इज़ ग्रोइंग एट ए 20% जीडीपी रेट। बट यही अगर हम एक साल पहले की कहानी बताएं तो वी वर एट -23.4%। तो कैसे हमने ड्यूरिंग कोविड अपने रिफॉर्म्स किए, कैसे हमने अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल के रखा ताकि आज हम 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बने। तो इसमें सबसे बड़ा श्रेय है, जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि आपदा में अवसर, तो हमने वही आपदा में अवसर ढूंढा है। एंड ड्यूरिंग कोविड टाइम्स देयर वर ह्यूज नंबर ऑफ रिफॉर्म्स एट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल्स, जिसमें लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी ऑफ सेक्टर्स पे काफ़ी एम्फेसिस की गई। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको एक स्कीम जैसे प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना जिसे हम कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग जिसमें 16 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं एंड पर्टिकुलरली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन ट्रांसपोर्ट, उस पर ये स्कीम काम करती है सो दैट हमें सीमलेस, इजी, कन्वीनियंट एंड फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन मिले। बिकॉज इन ओवरऑल ग्लोबल सिनारियो इंडिया इज़ एट वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। सो इंडिया अब जब विश्व गुरु बनने की, जब ग्लोबल लीडर बनने की बात सोचता है तो एक सप्लाई चेन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो उस पर काम करने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना है, जैसे हमारा मेक इन इंडिया मिशन है, आत्मनिर्भर भारत है, इनके रिजल्ट्स हैं जो आना स्टार्ट हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लूँ टॉय मेकिंग की। इंडिया used to import at least 90% of non-branded toys from China and at least 80% of branded toys from China. बट अगर हमारे इंपोर्ट्स की आप बात करें, लगभग $370 बिलियन इंपोर्ट हम करते थे टॉयज़ में, विच हैज़ सीन ए ड्रास्टिक फॉल ओवर द ईयर्स एंड एट लीस्ट 70% फॉल इन द इंपोर्ट्स ऑफ द टॉयज़। ये इसलिए है क्योंकि अंडर मेक इन इंडिया वी आर एम्फसाइजिंग ऑन टॉय मेकिंग, मीन्स कि अपने कंट्री में हम टॉय पे, सो दैट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैन टेक्स प्लेस और हम उन चीज़ों पे भी डिपेंड ना रहें जो कि हम खुद बना सकते हैं। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि डिमांड करती हैं कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जिन्हें हम बोलते हैं,
उसमें बहुत पैसा लगता है, हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी लगती है, तभी हम उस चीज़ में कर सकते हैं, इकॉनमी कर सकते, बना सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर्स की अगर मैं बात करूं, जिसे हम माइक्रोचिप्स भी बोलते हैं। सो इंडिया हैज़ ए नेग्लिजिबल थिंग, मीन्स नेग्लिजिबल प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर्स, बट ऑन द अदर हैंड यूएस, चाइना एंड ताइवान, दे आर होल्डिंग द मेजॉरिटी शेयर्स इन द होल ग्लोबल इकॉनमी। और इंडिया 100% सेमीकंडक्टर्स जो थे वो इंपोर्ट करता था। और ड्यूरिंग कोविड टाइम्स आपने देखा, जब ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शंस हुई, जब ट्रांसपोर्ट पूरा बंद हो गया, तो देयर वाज ए शॉर्टेज। आपने देखा होगा कि आज कोई भी स्मार्टफोन, कोई भी कार, कोई भी लैपटॉप या कोई भी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड चीज़, हर चीज़ में सेमीकंडक्टर की यूज़ होता है। So under Atmanirbhar Abhiyan and under Make in India campaign, we have started boosting up this sector also, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स ताकि हम यहाँ पे बना सकें, एंड गवर्नमेंट approved a package of $10 billion for semiconductor industry। although अभी हम 1% से भी कम बना रहे हैं, बट हमने जो स्टार्ट है वो अभी से स्टार्ट किया है। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। सर्विस सेक्टर हमारा काफ़ी अच्छा योगदान प्ले कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया इज़ नाउ विजनिंग टू बिकम ए डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हब इन द वर्ल्ड। बिसाइड जब जैसे हम ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स की बात करें, तो वी हैव मूव्ड अप फ्रॉम 181 पोजीशन टू 146 पोजीशन, एंड वी आर आस्किंग इन्वेस्टर कम इन आवर कंट्री एंड इन्वेस्ट इन आवर कंट्री। क्योंकि जब भी इन्वेस्टर किसी कंट्री में इन्वेस्ट करने का सोचता है, तो देयर आर 4 बेसिक थिंग्स। वन इज इट नीड्स ए मार्केट। सो इंडिया इज ए ह्यूज मार्केट, बिकॉज हमारे पास 1.4 बिलियन पॉपुलेशन हमारे पास है, 140 करोड़ पॉपुलेशन। सो दैट्स ए ह्यूज मार्केट। उसके बाद हमें चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जैसे मैंने आपको पीएम गति शक्ति की बात कही, उसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट, फास्टेस्ट लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट एंड एफिशिएंट लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट हमें चाहिए। वी आर वर्किंग ऑन इट। देन taxation should be very transparent, so we have converted this sales tax and VAT into GST. So these things are started giving us more results now. इसके अलावा जब भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस आप लगाओगे, ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिंजेंट होंगे, तो दे वोंट इन्वेस्ट। सो दिस गवर्नमेंट पर्टिकुलरली वी हैव सीन फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड्स, दिस गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन मेकिंग थिंग्स मोर कन्वीनियंट। और काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी क्लियरेंस हैं जिसको ऑनलाइन कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल, जब FDI फॉरेन की कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करने आती हैं, सो जो एवरेज टाइम ऑफ क्लियरेंस है, इट्स फार मोर देन द एवरेज टाइम ऑफ चाइना, जापान एंड USA। सो हमें उनको वी हैव टू मेक देम थिंग्स वेरी इजी, तभी हमने सिंगल विंडो क्लियरेंस एंड वो चीज़ें इंक्लूड की हैं। और यही चीज़ें अब हमें स्लोली एंड स्लोली, जब आप देखोगे, जब हम लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी पे काम कर रहे हैं, वी हैव ए स्किल्ड मैन पावर। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है, तो कि हम अपनी वर्क फोर्स को और भी ज़्यादा स्किल्ड बना सकें, बिकॉज पॉपुलेशन है, बट वी नीड एजुकेशन एंड स्किल्ड पीपल, एंड दे विल एक्ट एज ए इंजन ऑफ ग्रोथ फॉर इंडिया। दैट्स ऑल। सर, जैसे आपने FDI की बात की, आपने बोला कि अब सिंगल विंडो हो गया। 1960 में चाइना ने अपने लिबरलाइजेशन या मार्केट खोल दी थी, इंडिया ने 1991 में ऑलरेडी लेट हो गए। अब उससे क्या फर्क आएगा कि इतनी लेट खुलने के बाद आज हमने सिंगल विंडो, आपने बता दें कि कम टाइम में, लेकिन जो वो पुराने टाइम की क्षति हुई है, क्या उसको वो भर पाएगा? देखिए, जैसे आज की हम जब टॉप इकोनॉमीज़ की अगर हम बात करें, जैसे USA है, चाइना है, जर्मनी, जापान, तो आपने ये देखा होगा कि इनमें इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हमसे काफ़ी पहले आया है। हमारे जो आज़ादी है वो 1947 में हुई, एंड आफ्टर दैट वी वर स्टार्टेड मीन्स गेनिंग थिंग्स, and it was the time jab means there was a hunger, there was not poverty, there was hunger in the economy. So we started working on agriculture sector, food security, and slowly and slowly एग्रीकल्चर सेक्टर आपने बात की, एग्रीकल्चर सेक्टर 49% हमारा अभी वर्किंग है, लेकिन अगर देखा जाए GDP ग्रोथ में सबसे कम परसेंटेज जो है वो एग्रीकल्चर दे रहा है। उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाता है? क्योंकि प्रधानमंत्री तो बार बार कहते हैं मैं किसान परिवार से, किसानों का दर्द समझता हूँ, लेकिन क्या वो दर्द आज तक देखा गया? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि 3 सेक्टर इकोनॉमी के होते हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हम कहते हैं, और इंडिया इज़ एन एग्रीगेरियन इकोनॉमी। बहुत क्रिटिकल सेक्टर है, रीज़न बीइंग की बहुत ज़्यादा वर्क फोर्स इस पे डिपेंड करती है। बट आपने ओवर द ईयर्स ये देखा होगा कि जो मैक्सिमम हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, मैक्सिमम फार्मर्स है, दे आर माइक्रो एंड स्मॉल फार्मर्स।
और जो लार्ज फार्मर्स है वहाँ इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है, बट स्मॉल फार्मर्स में इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं होता. सो आई थिंक अनटिल एंड अनलेस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गोज इनटू इट, सारी जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, गवर्नमेंट हैं, उनको अपने एफर्ट्स को कन्वर्ज करना होगा. और ओवरऑल जो लैंड प्रोडक्टिविटी है, आप देखोगे देयर इज़ ए ह्यूज डिस्पैरिटी इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड इन कंपैरिजन टू डिफरेंट स्टेट्स. सो उसको चेंज करने की ज़रूरत है, न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ को लाने की ज़रूरत है. क्या किसान क्या बोए और क्या ना बोए उस पर काम करने की ज़रूरत है. फॉर एग्जांपल मैं एक मोगा की एग्जांपल मैं बड़ी बार देता हूँ कि दे यूज टू मीन्स गोभी उगाया करते थे वो लोग, जिसकी जो 2 रुपये पर केजी या 3 रुपये पर केजी बिका करता था. बट नाउ दीज पीपल आर प्रोड्यूसिंग दिस ब्रोकली, और ब्रोकली की जो मार्केट प्राइस है दैट इज़ ह्यूज एंड देयर इज़ 10 टाइम्स इंक्रीज इन देयर पर कैपिटा इनकम. सो हमें ऐसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज फार्मर्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर फार्मर्स आर इलिटरेट एंड अनएजुकेटेड ऑल्सो, सो उनको हमें बताना होगा क्या बोएं, उनको सपोर्ट करनी होगी टेक्नोलॉजी वाइज, फाइनेंशियल एंड प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें लाना. सर एक आखिरी सवाल ये रहेगा, जीडीपी ग्रोथ का मतलब होता है कि इकोनॉमी जैसे बढ़ रही है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए. एम्प्लॉयमेंट हमारी घट के 8.7 के करीब आ गई है. मतलब कि 100 में से 9 लोग ऐसे हैं जो जॉब करना चाहते हैं, सक्षम है, पीएचडी होल्डर्स होते हुए भी जॉब नहीं कर पा रहे हैं. एक तो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ रहा है, ऊपर से अब आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, एआई का जमाना है, तो आपको नहीं लगता उससे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाएगी? जीडीपी ग्रोथ तो बढ़ता जा रहा है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट दैट कॉज मोर. देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा. अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही क्रिटिकल मुद्दा है इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में. और मैं आपको बताऊं कि एम्प्लॉयमेंट की जब बात है कि मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि एम्प्लॉयमेंट मीन्स गवर्नमेंट जॉब. हमारे पूरी देश में ओनली 2 to 3% जॉब्स आर इन गवर्नमेंट सेक्टर. एंड अगर मैं फॉर्मल जॉब्स की बात करूं, ओनली 8 to 9% जॉब्स आर इन फॉर्मल सेक्टर. फिर भी 80 to 90% जॉब्स हैं वो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर है. बट ओवर द ईयर्स हमने देखा हुआ है कि इनफॉर्मल सेक्टर ग्रो नहीं हुआ है, इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो नहीं हुआ है. जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं, कहते हैं कि टूरिज़्म का हब है, बट टूरिज़्म सेक्टर एक्सप्लॉइट नहीं हुआ है, इंडस्ट्रीज़ नहीं आई हैं, आईटी फर्म्स नहीं आई हैं. बट हमें इन सेक्टर्स पे काम करने की ज़रूरत है. जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है उसको फॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो इन्हीं सेक्टर से आएंगी, वो गवर्नमेंट सेक्टर से नहीं आएंगी. इस चीज़ को हमें थोड़ा समझना होगा. तो लास्ट में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे यूथ के बारे में, जो क्या जिस तरह से हमारे जो प्रधानमंत्री जी वो भी कहते हैं आत्मनिर्भर रहें, आप खुद जो है वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ाएं, किन किन सेक्टर्स में जो है स्कोप्स हैं, क्या कहना चाहेंगे आप जिसमें हमारे युवा जो है वो बढ़ सकता है जो हिस्सा है? देखिए, इसमें मैं युवाओं को बोलता हूँ कि अभी हमारे काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जिसमें हमें स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत है. प्लस गवर्नमेंट ने 2 चीज़ों पे फोकस किया है. एक तो स्किल इंडिया जो गवर्नमेंट की स्कीम है, एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. आज भी गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीम्स है. फॉर एग्जांपल स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, JKDI की जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी स्कीम्स है, MSMEs की स्कीम्स हैं, एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स है. फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, होम स्टेज अभी JNK ने OYO के साथ टाई अप किया है टू टू प्रमोट अवर यूथ टू स्टार्ट देयर ओन वेंचर्स एज होम स्टेज, जिसमें मुमकिन स्कीम के अंडर 50,000 पर रूम्स भी वो आपको एज ए लोन देंगे. तो 2 चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है. एक तो जो युवा अपने आगे पीछे देखें कि क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है जिसको वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. गवर्नमेंट इज़ रेडी टू हैंड होल्ड, गवर्नमेंट इज़ रेडी टू प्रोवाइड फंडिंग. एंड सेकंड चीज़, जो लोग चाहते हैं कि हम और सोफिस्टिकेटेड काम करें, फॉर एग्जांपल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छे लेवल पे चल रही है. जैसे मैंने सेमीकंडक्टर्स की बात कही, तो इसमें हमें हाईली सोफिस्टिकेटेड इंजीनियर्स चाहिए, तभी ये सेक्टर्स हमारे बूस्ट अप हो सकते हैं. न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज़ वन सच स्टेप इन दिस डायरेक्शन. जो स्किल इंडिया मिशन है उसका फ़ायदा उठाएं. जो हमारे कम पढ़े लिखे नौजवान भी हैं, जो गाँव में महिलाएँ हैं, हमारे नौजवान हैं, माताएँ बहनें हैं, वो भी जैसे हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की स्कीम है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, उसमें आगे आने की ज़रूरत होगी. और हमें भी ग्राउंड लेवल पे काम करने की ज़रूरत होगी. उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स इज नॉट ओनली जॉब, we have to work on livelihood rather than on a government job. So livelihood options are many, we have to explore, we have to exploit, and we have to handle.